आज की कहानी है समर्पण। डॉक्टर सीताराम और मंत्री जी की बातों को सुनकर आलोक समझ चुका था कि आरक्षण का राग अलापने वाले मंत्री जी की नज़र में व्यक्तिगत योग्यता का कोई मोल नहीं है। उनकी बातों से आहत आलोक ये तय नहीं कर पा रहा था कि उम्र के इस पड़ाव पर वो अपने अंतर मन की आवाज़ सुने या अपनी परिस्थितियों से समझौता कर मंत्री जी का साथ दे। अचानक रात के 2 बजे टेलीफोन की घंटी बजी तो रीता ने आलोक की तरफ देखा। वह उस समय गहरी नींद में था। वैसे भी आलोक मंत्री दीनानाथ के साथ 4 दिन के टूर के बाद रात के 11 बजे घर लौटा था। 1 महीने बाद इलेक्शन था। उसका मंत्री जी के साथ काफी व्यस्त कार्यक्रम था। कोई चारा न देखकर रीता ने अनमने मन से फोन उठाया। जब तक वो कुछ कह पाती, उधर से मंत्री जी की पत्नी का घबराया स्वर सुनाई दिया। आलोक, मंत्री जी की तबीयत ठीक नहीं है। शायद हार्ट अटैक पड़ा है। जल्दी किसी डॉक्टर को लेकर पहुंचो। जी मैम, वो तो सो रहे हैं। अरे सो रहा है तो उसे जगाओ ना, प्लीज। और हाँ, जल्दी से वो किसी डॉक्टर को लेकर यहाँ पहुंचे। अभी जगाती हूँ, कहकर रीता ने फोन रख दिया। आलोक को जगाकर रीता ने वस्तु स्थिति बताई तो उसने झटपट शहर के मशहूर हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर नीरज सक्सेना को फोन मिलाया, पर वो मिले नहीं। वो दिल्ली गए हुए थे। उनके बाद डॉक्टर सीताराम का शहर में नाम था। आलोक ने उन्हें फोन मिलाया। वो मिल तो गए, तो उन्हें मंत्री जी की सारी स्थिति बताते हुए उनसे जल्द से जल्द वहां पहुंचने का आग्रह किया। जब आलोक मंत्री जी के घर पहुंचा तो उसी समय डॉक्टर सीताराम भी अपनी गाड़ी से उतर रहे थे। उन्हें देखते ही मंत्री जी की पत्नी बोली, अरे आलोक, इन्हें क्यों बुला लाए? इन्हें कुछ आता भी है? इनके इलाज से मुन्ने का साधारण बुखार भी महीने भर में छूटा था। ये सुनकर डॉक्टर सीताराम भौचक्के से रह गए, पर आलोक ने गिड़गिड़ाकर कहा, मैम, इनको चेक कर लेने दीजिए। अरे ये क्या चेक करेंगे? हमारे साहब की सिफारिश पर ही इन्हें डॉक्टरी में दाखिला मिला था, वरना इनकी औकात ही क्या थी। डॉक्टर साहब सर के परिचितों में से हैं। कम से कम इन्हें मंत्री जी की प्राथमिक उपचार तो कर लेने दें। उसके बाद आप जहाँ चाहेंगी उन्हें ले जाएंगे। ऐसी स्थिति में कई बार थोड़ी सी देर भी जानलेवा सिद्ध हो जाती है। आलोक गिड़गिड़ा उठा था। ठीक है, आ जाओ। मंत्री की पत्नी ने ऐसे कहा जैसे वो डॉक्टर पर एहसान कर रही हैं। डॉक्टर सीताराम निरपेक्ष भाव से मंत्री जी को चेक करने लगे, पर ऐसे समय में मंत्री जी की पत्नी का ये व्यवहार आलोक की समझ से परे था। ये सच है कि डॉक्टर सीताराम हृदय रोग विशेषज्ञ नहीं हैं, पर हर रोग पर उनकी अच्छी पकड़ है। पिछले वर्ष ही उन्होंने अपना 10 बेड का एक नर्सिंग होम भी खोला है। वैसे भी एक डॉक्टर, चाहे वो स्पेशलिस्ट हो या ना हो, किसी भी बीमारी में शुरुआती उपचार देकर मरीज की जान पर आए खतरे को टाल तो सकता ही है। डॉक्टर सीताराम ने मंत्री जी का चेकअप करके तुरंत इंजेक्शन लगाया तथा कुछ आवश्यक दवाएं लिखकर मंत्री जी को अपने नर्सिंग होम में भर्ती करने की सलाह दी। भर्ती होते ही उनका इलाज शुरू हो गया। उन्हें सीवियर अटैक आया था। इसी बीच आलोक ने दिल्ली फोन कर दिया और वहां से विशेषज्ञ डॉक्टरों की एक टीम चल दी। पर जब तक वहां टीम पहुंची, डॉक्टर सीताराम के इलाज से मंत्री जी की हालत काफी स्थिर हो चुकी थी। दिल्ली से आए डॉक्टरों ने उनकी सारी रिपोर्ट देखी तथा हो रहे इलाज पर अपनी संतुष्टि जताई। उधर मंत्री जी बीमारी के चलते अपनी इलेक्शन रैली न कर पाने के कारण बेहद परेशान थे। डॉक्टर ने उन्हें आराम करने की सलाह दी और उनसे ये भी कह दिया कि आपके लिए इस समय स्वस्थ होना जरूरी है। मंत्री जी के लिए स्वस्थ के साथ साथ चुनाव जीतना भी जरूरी था। वैसे भी चुनाव से पहले के कुछ दिन नेता के लिए जन्म मरण की तरह महत्वपूर्ण होते हैं। आखिर अस्पताल से ही मंत्री जी ने सारी व्यवस्था संभालने की सोची। उन्होंने अपने भाषण की संक्षिप्त सीडी तैयार करवाई और आयोजित सभा में उसको दिखाने की व्यवस्था करवाई। इसके साथ ही सभा की जिम्मेदारी उन्होंने अपनी पत्नी और बेटी को सौंपी। चुनाव में इस बात का काफी जोर शोर से प्रचार किया गया कि जनता की दुख तकलीफों के कारण उन्हें इतना दुख पहुंचा है
कि हार्ट अटैक आ गया, जिसकी वजह से वो आपके सामने नहीं आ पा रहे हैं। पर आप सबसे वादा है कि ठीक होते ही वो फिर आपकी सेवा में हाजिर होंगे तथा आपके हर दुख दर्द को दूर करने में एड़ी चोटी की ताकत लगा देंगे। चुनाव प्रचार के साथ साथ मंत्री जी की कंडीशन स्टेबल होते ही उनके टेस्ट होने शुरू हो गए। डॉक्टर की सलाह के अनुसार उन्हें स्ट्रेस टेस्ट करवाया। इसकी रिपोर्ट आने पर चिंता और बढ़ गई। अब एंजियोग्राफी करवाई गई तो पता चला कि उनकी 3 धमनियों में से एक 95%, दूसरी 80 तथा तीसरी 65% अवरुद्ध है। अतः बाईपास करवाना होगा। इस बीच चुनाव परिणाम भी आ गया। इस बार वो रिकॉर्ड मतों से जीते थे। उनकी पार्टी भी 2/3 बहुमत की ओर बढ़ रही थी। उनका मंत्री पद पक्का हो गया था। एक फ्रंट तो उन्होंने जीत लिया था, अब दूसरे फ्रंट पर ध्यान देने की सोचने लगे। डॉक्टर सीताराम उन्हें बधाई देने आए तथा स्वास्थ्य की ओर पूरा ध्यान देने के लिए कहते हुए ऑपरेशन के लिए चेन्नई के अपोलो अस्पताल का नाम लिया था। यार, मुझे क्यों मरवाना चाहते हो? पता है ये इंडिया है, यहाँ तुम्हारे जैसे ही डॉक्टर भरे पड़े हैं। अगर मरीज बच गया तो उसकी किस्मत। आखिर आरक्षण की बैसाखी थामे कोई कैसे योग्य डॉक्टर या सर्जन बन सकता है? मंत्री जी, आप जिस दिन बीमार पड़े थे, उस दिन जब आपके पीए के कहने पर मैं आपके इलाज के घर पहुंचा था, तब भाभी जी ने भी मुझे बहुत बुरा भला कहा। पर उस समय मुझे बुरा नहीं लगा, क्योंकि मुझे लगा कि वो आपको लेकर परेशान हैं। किंतु आपके द्वारा भी वही आरोप, जबकि आप जानते हैं कि आरक्षण की वजह से मुझे मेडिकल में प्रवेश अवश्य मिला था, पर मुझे गोल्ड मेडल अपनी योग्यता के कारण मिला है। यहाँ तक कि मेरा नर्सिंग होम आरक्षण के कारण नहीं, वरन मेरी अपनी योग्यता की वजह से चल रहा है। सरकारी नौकरी में भले कोई आरक्षण के बल पर ऊंचा उठ जाए, पर प्राइवेट में अपनी योग्यता के आधार पर ही उसे शोहरत मिल पाती है। और तो और, आपको भले ही आरक्षण के कारण मंत्रिमंडल में जगह मिली हो, पर क्या आप में वो योग्यता नहीं है जो एक मंत्री में होनी चाहिए? आखिर डॉक्टर सीताराम बोल ही उठे। उनके चेहरे पर तनाव स्पष्ट दृष्टिगोचर हो रहा था। तुम तो बुरा मान गए बंधु, मेरी बात और है। मुझे तो सिर्फ बोलना पड़ता है। बोलने से किसी को नुकसान नहीं होता। पर यहाँ भावनाओं में बहने के बजाय वस्तु स्थिति को समझो। अमेरिका में कोई अच्छा अस्पताल हो तो बताओ, तुम्हें भी अपना पारिवारिक डॉक्टर बनाकर ले जाऊंगा। मंत्री जी, आप इलाज के लिए अमेरिका जा सकते हैं, पर दूसरे सब तो नहीं जा सकते। अगर आरक्षण आपकी नज़र में इतना ही खराब है तो इसे बंद क्यों नहीं करा देते? स्वभाव के विपरीत डॉक्टर सीताराम आज चुप न रह सके। कैसी बात कर रहे हो? आरक्षण बंद कर देंगे तो दलितों और पिछड़ों को ऊपर कैसे उठाएंगे? कम से कम दलित होते हुए मैं तो इस बात का कतई समर्थन नहीं करूंगा, चाहे इसकी वजह से हम जैसों को सदा लोगों के ताने ही क्यों ना सुनने पड़े। हमारी सारी सामाजिक समरसता ही क्यों ना चौपट होने लगे। और फिर आप किन दलितों और पिछड़ों की बात कर रहे हैं? क्या वास्तव में उन्हें आरक्षण का लाभ मिल पाता है? मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं कि असली मलाई तो हम या आप जैसे लोग ही जीम जाते हैं। क्या ये सच नहीं है कि साधन संपन्न होते हुए भी आपके बेटे को इंजीनियरिंग में दाखिला आरक्षित कोटे से ही मिला था? आखिर इसमें बुराई क्या है? बुराई है, जब आप आरक्षण पाकर आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो गए हैं, तो क्या अब भी आरक्षण के प्रावधान को अपनाकर आप किसी जरूरतमंद का हक नहीं छीन रहे हैं? बहुत बकर बकर किए जा रहे हो। तुम जैसा नीच इंसान मैंने पहले नहीं देखा। जिस थाली में अब तक खाते रहे हो, उसी में छेद करने की सोचने लगे। अब तुम चले जाओ, वरना। मंत्री जी अपना आपा खो बैठे और अपना रौद्र रूप दिखाते हुए क्रोध से भभक उठे। डॉक्टर सीताराम ने भी उनसे ज्यादा उलझना ठीक नहीं समझा और चुपचाप चले गए। आलोक ये सब देखकर स्तब्ध था। डॉक्टर सीताराम के पिता मंत्री जी के अच्छे मित्रों में हुआ करते थे। उनके गर्दिश के दिनों में उन्होंने उन्हें बहुत सहारा दिया था और मंत्री जी के कंधे से कंधा मिलाकर उनकी हर लड़ाई में वो साथ खड़े दिखते थे। ये बात और है कि जैसे जैसे मंत्री जी का कद बढ़ता गया, डॉक्टर सीताराम के पिता पीछे छूटते गए।
या कहें मंत्री जी ने ही ये सोचकर कि कहीं वो उनकी जगह ना ले लें, उनसे पीछा छुड़ा लिया। आलोक मंत्री जी के साथ तब से था जब वो अपने राजनीतिक करियर के लिए संघर्ष कर रहा था। उस समय वो बेकार था। पता नहीं उस समय उसने मंत्री जी में क्या देखा था कि उनके साथ लग गया। उन्हें भी उस जैसे एक नौजवान खून की जरूरत थी, जो समय अनुसार उनकी स्पीच तैयार कर सके, उनके लिए भीड़ जुटा सके और उनके ऑफिस को संभाल सके। उसने ये सब काम बखूबी किए। उसकी लिखी स्पीच का ही कमाल था कि लोग उनको सुनने के लिए आने लगे। धीरे धीरे उनकी जनता में पैठ मजबूत होने लगी और वो दिन भी आ गया जब वो पहली बार विधायक बने। उनके विधायक बनते ही आलोक के दिन भी फिर गए। पर आज डॉक्टर सीताराम के साथ ऐसा व्यवहार, वो सिहर उठा। अपने पिता की उसी दोस्ती की खातिर डॉक्टर सीताराम अक्सर मंत्री जी के घर आया करते थे तथा एक पुत्र की भांति जब तब उनकी सहायता करने के लिए भी तत्पर रहते थे। पर आज तो हद ही हो गई। उनकी इतनी बड़ी इंसल्ट, जबकि उनका नाम शहर के अच्छे डॉक्टरों में गिना जाता है। क्या इंसान कुर्सी पाते ही इस हद तक बदल जाता है? वास्तव में मंत्री जी जैसे लोगों की जब तक कोई जी हजूरी करता है, तब तक तो वो भी उनसे ठीक से पेश आते हैं। पर जो उन्हें आईना दिखाने की कोशिश करता है, उनसे वे ऐसे ही बेरहमी से पेश आते हैं। अगर बात ज़्यादा बिगड़ गई तो उसको बर्बाद करने से भी नहीं चूकते। आलोक अब तक सुनता रहा था, पर आज वह वास्तविकता से भी परिचित हुआ। सारे मंत्री तथा वरिष्ठ ऑफिसर कुछ भी होने पर विदेश इसीलिए भागते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उन्होंने डॉक्टरों की ऐसी जमात पैदा की है जो ज्ञान के नाम पर शून्य है। फिर वो रिस्क क्यों ले? जनता जाए भाड़ में, चाहे जिए या मरे, उन्हें तो बस वोट चाहिए। आज यहाँ हड़ताल, कल वहाँ बंद, कहीं रैली तो कहीं धरना। अपनी शक्ति का प्रदर्शन करते हुए तोड़ फोड़ करवाने से भी नेता नहीं चूकते। ऐसा करते वक्त ये लोग भूल जाते हैं कि वे किसी और की ही नहीं, अपनी ही देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आम जन जीवन अलग अस्त व्यस्त हो जाता है। अगर इस सब में किसी की जान चली गई तो वह परिवार तो सदा के लिए बेसहारा हो जाता है। पर इसकी किसे परवाह है? आखिर ऐसे दंगों में जान तो गरीब की ही जाती है। सामाजिक समरसता की परवाह आज किसे है, जब इन जैसों ने पूरे देश को ही विभिन्न जाति प्रजातियों में बांट दिया है। आलोक का मन कर रहा था कि वो मंत्री जी का साथ छोड़कर चला जाए। जहाँ आदमी की इज्जत नहीं, वहाँ उसका क्या काम। आज उन्होंने डॉक्टर सीताराम के साथ ऐसा व्यवहार किया है, कल उसके साथ भी कर सकते हैं। मन ने सवाल किया, तुम जाओगे कहाँ? जीवन के 30 साल जिसके साथ गुजारे, अब उसे छोड़कर कहाँ जाओगे? कहीं भी, पर अब यहाँ नहीं। बेकार मन पर बोझ लेकर बैठ गए। सच सच बताओ, जो बातें आज तुम्हें परेशान कर रही हैं, क्या आज से पहले तुम्हें पता नहीं थी? कहते हुए आलोक हकला गया था। फिर आज परेशान क्यों हो? अगर तुम छोड़कर चल दिए तो मंत्री जी तुम्हें चैन से जीने नहीं देंगे। क्या होगा तुम्हारी बीमार माँ का, तुम्हारी दो जवान बेटियों का, जिनके हाथ तुम्हें पीले करने हैं? तभी सेल फोन की आवाज ने उसके अंतर्मन में चल रहे सवाल जवाबों के बीच व्यवधान पैदा कर दिया। उसकी पत्नी रीता का फोन था। माँ जी की हालत ठीक नहीं है, लगता है उन्हें अस्पताल में दाखिल करना पड़ेगा। वहीं शुभदा को देखने के लिए भी बरेली से फोन आया है। वे लोग कल आना चाहते हैं। उन्हें क्या जवाब दूं, समझ में नहीं आ रहा है। बस मैं आ रहा हूँ। बरेली वालों का जो प्रोग्राम है उसे वैसा ही रहने दो। इस बीच माँ की देखभाल के लिए जीजी से रिक्वेस्ट कर लेंगे, संयत स्वर में आलोक ने कहा, जबकि कुछ देर पहले उसके मन में कुछ और ही चल रहा था। आलोक, कहाँ हो तुम? गाड़ी निकलवाओ, हम 5 मिनट में आ रहे हैं। मंत्री जी की कड़कती आवाज में रीता के शब्द कहीं खो गए। याद आ रहा था तो केवल उनका निर्देश। साथ ही याद आया कि आज 1 बजे उन्हें एक पुल के शिलान्यास के लिए जाना है। उसके पास मंत्री जी का आदेश मानने के सिवा कोई चारा नहीं था। घर के हालात उसे विद्रोह की इजाजत नहीं देते। शायद उसे ऐसे माहौल में ही जीवन भर रहना होगा।
घुट घुट कर जीना होगा। अपनी मजबूरी पर वो विचलित हो उठा, पर अंगारों पर पैर रखकर वो अपने और अपने परिवार के लिए कोई मुसीबत मोल नहीं लेना चाहता था। और तो और, अब वो जब तक शिलान्यास नहीं हो जाता, घर भी नहीं जा पाएगा। सेल फोन पर हेलो, क्या हुआ सुनकर उसे याद आया कि वो रीता से बात कर रहा था। ना आ पाने की असमर्थता जताते हुए माँ को तुरंत अस्पताल में शिफ्ट करने की सलाह दी। वो जानता था रीता उसकी बात सुनकर थोड़ा भुनभुनाएगी, पर उसकी मजबूरी समझते हुए सब मैनेज कर लेगी। आखिर ऐसे क्षणों को जब तब उसने बखूबी संभाला भी है। हालात के साथ समझौता करते हुए ड्राइवर को गाड़ी निकालने का निर्देश देकर व्यर्थ की बातों को दिमाग से निकाल वो स्पीच लिखने लगा। जाहिर है ये उसका समर्पण है। उसे ये भी पता था कि मंत्री जी के 5 मिनट 1 घंटे से कम नहीं होते। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसे लगी? आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए। और जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।